हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कोस्ट ऑडिट। तो कोस्ट ऑडिट, पहले ये समझते हैं कि कोस्ट ऑडिट होता क्या है। तो कोस्ट ऑडिट इज़ अ ऑडिट प्रोसेस फॉर वेरीफाइंग कोस्ट। कोस्ट को वेरीफाई करने के प्रोसेस को ऑडिट कहा जाता है। अब कोस्ट किसकी, तो जब भी कोई मटेरियल बनता है, कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई आर्टिकल बनता है, इधर उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो या प्रोडक्शन हो रहा है, तो कोस्ट लगती है, कोई ना कोई लागत लगती है। अब वो लागत सही है, वो कोस्ट सही है या नहीं, उसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस को कोस्ट ऑडिट कहा जाता है। तो कोस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है सेक्शन 148 में कि कोस्ट ऑडिट कैसे लगाना है, कौन देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम कर सके कि कौन सी स्पेसिफाइड कंपनीज को पोस्ट ऑडिट करवाना कंपलसरी है और किसको कंपलसरी नहीं है। It is covered under section 148 of the Companies Act 2013। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपसे सेक्शन नंबर भी पूछा जा सकता है कि पोस्ट ऑडिट का सेक्शन कौन सा है। तो सेक्शन 148 इज़ फॉर पोस्ट ऑडिट। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो पोस्ट ऑडिट होता है वो एडिशनली होता है। कंपनी को सेक्शन 143 के अंडर ऑडिट करवाना तो होता ही होता है, इसके साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको स्पेसिफाई कर दिया है, जो रूल्स हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो कंपनी को सेक्शन 148 के अंडर पोस्ट ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। अब वो कंपनीज कौन कौन सी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, तो वो अब हमें देखते हैं। As per section 148, central government may by order specify audit of items of cost in respect of certain company। तो section 148 ने पावर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पावर से कंपनीज पोस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 नोटिफाई किए। इन रूल्स के अंडर प्रिस्क्राइब किया गया है कि कौन सी क्लासेस ऑफ कंपनीज को कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं और किन को कोस्ट ऑडिट कंपल्सरली करवानी ही पड़ेगी। कोस्ट ऑडिट कौन करेगा, तो कोस्ट ऑडिट से रिलेटेड सारे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 में। सेक्शन 148 के अंडर पावर आया, पावर से सीजी ने रूल्स प्रिस्क्राइब किए। तो जो रूल नंबर 3 है वो है कोस्ट रिकॉर्ड्स से रिलेटेड। कोस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी, इसका मतलब कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाना होगा। इससे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में आए हुए हैं कि कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कौन सी कंपनी को कंपलसरी है। तो इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, अगर कोई कंपनी टेबल ए और टेबल बी में प्रिस्क्राइब्ड हैं तो उन कंपनी को कोस्ट ऑडिट करवाना होगा और उन कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ या उनसे ज़्यादा होगा तो कोस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी होगा। और अगर कोई फॉरेन कंपनी भी है जिसका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो कोस्ट ऑडिट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी होगा। तो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कोस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी किस किस पे आएगी। ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा है और वो कंपनी या तो टेबल ए मीन्स रेगुलेटेड सेक्टर या टेबल बी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। देखो इनका हमको ये सब नहीं लर्न करना है कि रेगुलेटेड सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज आती है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज आती है। मेन तो आपको ये लिमिट लर्न करनी है जिससे क्वेश्चंस आता है अधिकतर कि
क्या लिमिट है कि कंपनी को मेंटेन करना होगा पोस्ट ऑडिट रिकॉर्ड और नहीं। तो रूल नंबर 3 में गिवन है ये, और लिमिट है 35 करोड़ या उससे ज़्यादा। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट एमएसएमई, माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज को पोस्ट ऑडिट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपल्सरी नहीं है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कोस्ट ऑडिट किसके लिए कंपल्सरी है। ये तो है कोस्ट रिकॉर्ड्स के रूल। कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे फॉर्म CRA 1 के अंडर, फॉर्म CRA 1। और कोस्ट ऑडिट है, ये गिवन है रूल 4 में कि कोस्ट ऑडिट के रूल्स क्या क्या है, किस कंपनी को कोस्ट ऑडिट करवानी होगी। अगर कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर के अंडर फॉल करती है तो टोटल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा तो कोस्ट ऑडिट करवाना कंपल्सरी होगा। और इंडिविजुअल टर्नओवर, जैसे अगर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है तो किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो भी कंपनी को कोस्ट ऑडिट करवाना होगा। देखो ये लिमिट्स 50 करोड़ और मोर टोटल टर्नओवर के केस में इन केस ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर, और इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ और मोर इन केस ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर। Whereas in case of non-regulated sector, total turnover, if total turnover exceeds 100 crores, even 100 crores भी इसी में include है, तो if total turnover is 100 crores or more, then post audit is compulsory, and individual turnover is 35 crores or more. तो पोस्ट ऑडिट के लिमिट्स है इन केस ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर 50 करोड़ और मोर एंड 25 करोड़ और मोर। टोटल टर्नओवर की लिमिट है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में 100 करोड़ और मोर, एंड इन केस ऑफ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर इंडिविजुअल टर्नओवर लिमिट इज 35 करोड़ और मोर। अब ये लिमिट देखनी कब है, कब चेक करना है 50 करोड़, कब चेक करना है 25 करोड़ या 100 करोड़ 35 करोड़, तो ये चेक करना है एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये लिमिट्स हैं। सबसे पहले एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रूल 3 में है कोस्ट और रिकॉर्ड्स की लिमिट, और रूल 4 में है कोस्ट ऑडिट की। कोस्ट ऑडिट की रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड में लिमिट्स अलग अलग हैं। टोटल टर्नओवर 50 करोड़ और ये 25 करोड़। इंडिविजुअल टर्नओवर इन केस ऑफ नॉन रेगुलेटेड 135। कोस्ट रिकॉर्ड के लिए सिर्फ एक ही लिमिट है 35 करोड़। तो ये तो लिमिट्स है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है या नहीं, ऑडिट होगी या नहीं। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या बनते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हु कैन बी कोस्ट ऑडिटर? कोस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है? इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लो। कोस्ट ऑडिटर सिर्फ कोस्ट अकाउंटेंट हो सकता है। कोस्ट अकाउंटेंट, इसको अपॉइंट कौन करेगा? कोस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करेगा बोर्ड। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोस्ट ऑडिटर हो कौन सकता है? हु कैन बी अपॉइंटेड एज कोस्ट ऑडिटर? तो कोस्ट अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एज कोस्ट ऑडिटर, एंड उसको अपॉइंट कौन करेगा? सेकेंड क्वेश्चन, कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? तो कोस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड। No person appointed under section 139 as an auditor of a company shall be appointed for conducting cost auditor। देखो, कंपनी का कोस्ट ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर कभी भी सेम नहीं होगा। कोस्ट ऑडिटर अलग होगा, एंड जो कंपनी का ऑडिटर 139 सेक्शन में अपॉइंट किया जाता है वो और कोस्ट ऑडिटर 148 वाला सेम पर्सन नहीं होगा। ऑडिटर शेल कंप्लाई विथ कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। कोस्ट ऑडिटर्स के लिए कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो कोस्ट ऑडिटर को उन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना होगा। इसके बाद कोस्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कौन डिटरमाइन करता है? तो रेम्यूनरेशन डिटरमाइन करता है बोर्ड।
अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑडिटर, रूल 6 में गिवन है कि पोस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, कब करना कंपल्सरी है। तो देखो करेगा कौन पोस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, तो पोस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगा बोर्ड, लेकिन कब करेगा, कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए रूल 6 में गिवन है within 180 days of commencement of every financial year। हर साल पोस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा within 180 days of commencement of financial year। इसके बाद every company shall inform post auditor and file a notice of such appointment with central government। कंपनी जब पोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगी उसके बाद वो पोस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म करेगी और एक नोटिस फाइल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ दैट वी हैव अपॉइंटेड मिस्टर एक्स एंड एक्स एज अ पोस्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी। जो भी पोस्ट ऑडिटर का नाम होगा इस नोटिस में बताना है कि हाँ हमने अपनी कंपनी में ये पोस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है, और ये डिटेल्स जाएगी फॉर्म CRA 2 में। तो आपको ये सब फॉर्म नंबर भी लर्न करने हैं। फॉर्म CRA 1 में क्या जाएगा, तो फॉर्म CRA 1 में जाता है मेंटेनेंस ऑफ पोस्ट रिकॉर्ड्स होता है। फॉर्म CRA 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन फाइल की जाती है कि हमने मिस्टर जो भी पोस्ट ऑडिटर है उनको अपॉइंट कर लिया है एज अ पोस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब ये करना कितने दिन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस कब देना है, फॉर्म कब सबमिट करना है, देन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम बोर्ड मीटिंग और 180 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों डेट में से जो भी पहले हुआ, देखो बोर्ड मीटिंग में ही तो बोर्ड डिसाइड करेंगे कि पोस्ट ऑडिटर अपॉइंट किसको करना है। तो अगर बोर्ड मीटिंग 180 डेज से पहले हो जाती है तो आपको इस बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देना है फॉर्म CRA 2 में। और अगर कंपनी ये बोर्ड मीटिंग 180 डेज के अंडर नहीं करती है तो भी कंपनी को 180 डेज फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के बाद आपको इंटीमेट करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपने किसको अपॉइंट किया है। मतलब मैक्सिमम आपके पास 180 डेज का ही टाइम है। इसके बाद रिमूवल ऑफ पोस्ट ऑडिटर, तो पोस्ट ऑडिटर को बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म से हटाने के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिएगा, लेकिन इसके साथ साथ एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पोस्ट ऑडिटर को मिलेगी। पोस्ट ऑडिटर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कैजुअल वैकेंसी मतलब जब आप किसी का टर्म खत्म होने से पहले अगर उसको हटा दिया है तो उस केस में कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई, तो कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे विद इन 30 days ऑफ अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी। तो यहाँ पे अपॉइंट भी बोर्ड कर रहा है। देखो सारा काम बोर्ड का ही है। पोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किसने किया, अपॉइंट बोर्ड ने किया। उसका रेम्यूनरेशन किसने डिसाइड किया, रेम्यूनरेशन बोर्ड ने डिसाइड किया। उसको निकाला किसने, रिमूवल किसने किया, किसके पास राइट है, बोर्ड के पास राइट है। अब उसकी कैजुअल वैकेंसी फिल करने का राइट भी बोर्ड के पास है। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा, बोर्ड ही फिल करेगा। कितने दिन में करेगा, 30 days में फिल करेगा। और ये करना है फॉर्म CRA 2। आप जब भी कैजुअल वैकेंसी फिल करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 days इन्फॉर्म करोगे फॉर्म CRA 2 में। सबमिशन ऑफ पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करना होगा। तो देखो पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाता कौन है, पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा पोस्ट ऑडिटर। तो सबसे पहले तो क्या करेगा, पोस्ट ऑडिटर इस रिपोर्ट को देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। कौन से फॉर्म में देगा, फॉर्म CRA 3 में। फॉर्म CRA 3 में रिपोर्ट पोस्ट ऑडिटर देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। कितने दिन में देगा, 180 days ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 180 days के अंडर फॉर्म CRA 3 में रिपोर्ट देगा पोस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। उसके बाद
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये रिपोर्ट को चेक करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा CRA 4 में। ये फॉर्मेट है इसका, XBLR फॉर्मेट में सबमिट करा जाएगा और ये सबमिट करना है विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट। जब कोस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जिस दिन भी रिपोर्ट देता है उसके 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट सबमिट कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। पोस्ट ऑडिट रूल्स नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। कौन कौन से केसेस में पोस्ट ऑडिट रूल्स नहीं लगेंगे? तो whose revenue from export in foreign exchange exceeds 75% of total revenue। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है तो उस केस में उस कंपनी को पोस्ट ऑडिट रूल्स लगाना कंपल्सरी नहीं है, इवन पोस्ट ऑडिट रूल्स लगेंगे ही नहीं। ऐसी कोई कंपनी जो सेज में ऑपरेट कर रही है, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है तो उसको भी पोस्ट ऑडिट रूल्स नहीं लगेंगे। थर्ड, which is engaged in generation of electricity for captive consumption through captive generative plant। captive consumption का मतलब जब आप अपनी और ये बिजली बनाकर बिजली को सेल्फ यूज कर रहे हो, captive मतलब सेल्फ यूज, तो उस केस में भी पोस्ट ऑडिट रूल्स नहीं लगेंगे। तो तीन कौन कौन से केसेस है जो पोस्ट ऑडिट रूल्स नहीं लगेंगे? जब एक्सपोर्ट आपका 75% ऑफ रेवेन्यू से ज्यादा हो रहा हो, सेकंड केस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और थर्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड कैप्टिव कंजम्पशन। इसके बाद कुछ पैनल प्रोविजंस है। अगर ये सब रूल्स जो अभी हमने स्टडी किए अगर इनको फॉलो नहीं किया जाता है तो फिर पेनल्टीज क्या क्या है? तो कंपनी और ऑफिसर जो भी डिफॉल्ट करता है, कंपनी को तो है फाइन नॉट लेस देन 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। इसका मतलब मिनिमम फाइन 25,000 एंड मैक्सिमम 5 लाख। कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है तो फाइन 25,000 टू 5 लाख के बीच में, और अगर ऑफिसर डिफॉल्ट करता है तो ऑफिसर को तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है जो कि 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, मतलब मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर इन केस ऑफ डिफॉल्ट। और ऑफिसर के केस में फाइन है मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम 1 लाख। अब अगर यही डिफॉल्ट पोस्ट ऑडिटर करता है तो फिर पोस्ट ऑडिटर के ऊपर क्या पैनल प्रोविजंस हैं? अगर पोस्ट ऑडिटर अननोइंगली, पोस्ट ऑडिटर को नहीं पता है कि वो डिफॉल्ट कर रहा है, जानबूझ के डिफॉल्ट नहीं है, तो अगर जानबूझ के डिफॉल्ट नहीं है तो पेनल्टी भी कम है, मिनिमम 25,000 एंड मैक्सिमम 5 लाख। देखो मैक्सिमम 5 लाख और 5 टाइम द रेम्यूनरेशन, तो कोस्ट ऑडिटर का जो भी रेम्यूनरेशन बनता है उसका 5 गुना और 5 लाख, जो भी दोनों में से कम होगा वो मैक्सिमम फाइन होगा। 5 लाख और 5 टाइम्स द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम फाइन बनेगा पोस्ट ऑडिटर का। लेकिन अगर डिफॉल्ट नोइंगली है, भाई साहब को पता है फिर भी भाई साहब डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो उस केस में मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम इज 25 lakhs और 25 lakhs और 8 टाइम्स द रेम्यूनरेशन। जितना रेम्यूनरेशन पोस्ट ऑडिटर को मिला है उसका 8 गुना, whichever is less will be maximum fine। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है पोस्ट ऑडिट से रिलेटेड। देखो पोस्ट ऑडिट वैसे तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके अंदर क्वेश्चंस काफी बन जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 148 सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद रूल्स में और फॉर्म का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद टर्नओवर वाला जो लिमिट का क्वेश्चन है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स,
कोस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक लिमिट याद करनी है, 35 करोड़ और मोर टर्नओवर। लेकिन कोस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के लिए लिमिट्स याद करनी है 4। टोटल टर्नओवर की लिमिट, इंडिविजुअल टर्नओवर की लिमिट, टोटल इंडिविजुअल। रेगुलेटेड में अलग लिमिट होगी और नॉन रेगुलेटेड में अलग। तो रेगुलेटेड में लिमिट है टोटल टर्नओवर की 50 और इसकी 25 और यहाँ पे 135। तो आपको ये सब लिमिट्स अच्छे से याद होनी चाहिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है।